सो हेलो बीएलसीएंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। एक बार फिर से आपका स्वागत इस चैनल पे आपके लिए। और क्लास 10th का बेहतरीन लेक्चर्स लेके आया गया है। और इस लेक्चर्स में जो कि हम बात कर रहे थे कि कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि वो चैप्टर समाप्त हो गया था और वही चैप्टर का क्वेश्चंस कराना बाकी रह गया था एनसीईआरटी से। देखो मैंने एनसीईआरटी रख लिया है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने कराना चालू करना है आज। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों के फंस रहे थे, बोल रहे थे बच्चे कि सर अच्छा उन्हीं के फंसे होंगे जो लेक्चर स्किप कर करके पढ़े होंगे। अगर आपने लेक्चर स्किप करके पढ़ा नहीं है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर आप रेगुलर पढ़े हो तो एक भी नहीं फंसेगा। स्किप करने वाले बच्चे जो लेक्चर को थोड़ा बहुत देखते हैं और छोड़ देते हैं, उनका हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन फंसेगा। ये श्योर है और फंसना भी अनिवार्य है, ये हम बोलेंगे भी। फंसेगा नहीं तो फिर दोबारा देखेगा कैसे? इसीलिए पूरा लेक्चर्स देखना जरूरी है। लेक्चर्स नहीं देखोगे तब तक आपको आपका कंफर्म नहीं होगा, वो क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में, C2H6 है इसमें। अब इसमें पूछा गया है कि C2H6 इसको क्या बोलते हैं? इथेन। क्या बोलते हैं बाबू? इथेन। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन दिया गया है 6 सहसंयोजक आबंध, 7 सहसंयोजक आबंध, 8 सहसंयोजक आबंध या 9 सहसंयोजक आबंध। मतलब कि ऑप्शन में है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9 सहसंयोजक आबंध। आओ चेक करते हैं क्या इसमें 9 सहसंयोजक आबंध बनेगा क्या। अब रही बात कि एक चीज हम आपसे बोले थे कि कार्बन चतुस्संयोजी यौगिक है, या बोला जाए कि चतुस्संयोजी कंपाउंड है, और वह 4 गो संरचना, मतलब 4 गो अपने साथ जोड़ता है। अब 4 जोड़ेगा तो पहले कार्बन को हम लिख लें, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है। अच्छा, इन दोनों कार्बन को पहले एक साथ जोड़ दें, ठीक है। अब इन कार्बन का डंडा ऐसे निकाल दिया जाए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। यहां देखो हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। क्या ये 6 हाइड्रोजन पूरा हो गया? अब आओ सहसंयोजक बंध आबंध गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने सहसंयोजक आबंध हो गए इसमें? 7 सहसंयोजक आबंध हो गए। और यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा बाबू, वो सीधे सीधे आप मारेंगे करेक्ट आंसर कि ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि ब्यूटेनॉन चतुर्क कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह, मतलब ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला होता है बाबू कीटोन वाला। और कीटोन इसमें ऑप्शन भी है। तो यार इतना इजी क्वेश्चन है, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। दूसरे का सी देखो, ब्यूटेनॉन कैसे लिखेंगे? ब्यूटेनॉन 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। कैसे लिखते हैं? एथ मेथ प्रोप ब्यूट। अब यहां पे हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूट। अच्छा, ब्यूटेनॉन बोला गया है तो ब्यूटेनॉन में ये देखो C डबल बॉन्ड O कर दिया जाए। इसको देखो CH 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 H H H। अगर यहां पर देखा जाए तो ये ब्यूटेनॉन तैयार हो गया है। क्या हो गया है बाबू? ब्यूटेनॉन तैयार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें देखो ये समूह जो दिख रहा है ये क्या है? कीटोन समूह है। क्या है? कीटोन। तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। अच्छा, गिनती गिन लो, इसका नाम कैसे रखा गया है? 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और जो क्रियात्मक समूह है कीटोन वो है ओन। तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोन। खत्म बात। कीटोन का समूह है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि बाहर से काली हो रही है, मतलब कि ईंधन पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है। ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है तो कौन सा ईंधन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें देखो लिखा भी है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो यहां से ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 का बी। इतना आसान क्वेश्चन है यार, तुम लोग क्या इसमें कौन सा पूछने वाली चीज है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो सिंपल सी बात है कि CH3Cl का अगर हम आबंध का बताएं तो इसमें हम कहेंगे कि सब क्या होंगे कि जैसे CH4 जुड़े होते हैं इसी प्रकार कार्बन क्लोरीन के मध्य में सहसंयोजक बंध होगा। जैसे हम बात करें कि यहां पे बोला गया है CH3Cl, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि CH3Cl का आबंधन समझाइए, सहसंयोजक आबंधन। क्या दिक्कत है? हमने कहा कि कार्बन जो होता है, कार्बन चतुस्संयोजी है और चतुस्संयोजी होने के कारण ये जैसे हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है वैसे ही क्लोरीन के साथ बंध बना लेगा। क्लोरीन क्या करता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस में और ये होगा प्लस में, कहेगा ले भाई ले लो दे लो, बस हो जाएगा बंध, आबंधन तैयार हो जाएंगे। अब देखो यहीं पे बोला है 5वां क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए एथेनोइक अम्ल का और साथ में H2S का, प्रोपेन का और सिंपल सी बात बोला है कि F2 का। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको आसानी से बना लेनी है। इनका जो इथेनोइक अम्ल है, H2S है, प्रोपेन है और F2 है, तो इन सब का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से मान लो F2 का बना दें। F2 का मुश्किल होता है, आओ देखते हैं F2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहां पर भी पढ़ाया गया है। तो F2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हम बोलेंगे F2 का परमाणु क्रमांक अगर आपको याद होगा तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसका आबंधन तैयार कर लेंगे। F1 और एक F, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है और यही सिंगल बॉन्ड ऐसे करके इनको संतुलित कर देता है और ये भी इनको संतुलित करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो समजातीय श्रेणी में आपको एक चीज समझनी है कि समजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि किसी एक फंक्शनल ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देने पे जो श्रेणियां तैयार होती हैं उसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। अर्थात आओ देखते हैं कैसे समजातीय श्रेणी बनेंगी, और समजातीय श्रेणी को हमने पढ़ाया भी था लेक्चर्स में। ये क्वेश्चंस हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, इसीलिए अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो और अच्छी बात है। इसको और अच्छे से हम लोग देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में, वहां पर चीजें और अच्छी बेहतर आपको समझ जाएंगे। अगर इसको आपको आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम देख लेंगे कि कितना बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, KLMN करके देख लेंगे, क्लास 9 आप पढ़े हो तो ठीक है। हालांकि आप कर लोगे, ये इजी है। अब रही बात कि हमारे पास जो क्वेश्चंस मेरा फंस रहा है और आपका जो फंसा हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी। और समजातीय श्रेणी मतलब होता है कि समजातीय श्रेणी, और समजातीय श्रेणी मतलब हमने कहा कि जब एक ही फंक्शनल ग्रुप, एक प्रकार का ही फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर श्रेणियां तैयार कर रहा हो तो उसे बोलेंगे समजातीय श्रेणी। जैसे हम बात करें CH3, यहां पे बात कर लें CH4, C2H6, C3H8, अब ये डॉट 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 करके ऐसे बन सकते हैं। अच्छा, इनमें से एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन हटा के उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया गया तो बना CH3OH, यहां से बन गया C2H5OH, यहां से बन गया C3H8, सॉरी H7 हो जाएगा ना, C3H7OH। अब देखो हमने कहा कि प्रत्येक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, और इसमें देखो परिवर्तन कितने का है, CH2 का, और इसमें भी परिवर्तन कितना है, CH2 का। और ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल, मतलब एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल से आप क्या अंतर करेंगे, मतलब कैसे अंतर करेंगे। तो ये तो आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा, और लेक्चर्स देख लोगे तो आपको भौतिक एवं रासायनिक को धड़ाधड़ दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल्स का निर्माण होता है, जबकि एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में डाला जाता है तो मिसेल्स का निर्माण नहीं होता है। देखो एक चीज यहाँ पे समझ लो, जब साबुन को जल में डालते हैं तो जल क्या है, ध्रुवीय कंपाउंड। हालांकि ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, परंतु समझ लेना, दिमाग में नोट कर लेना कि जल एक ध्रुवीय कंपाउंड है, जबकि वहीं पर हम बात करें एथेनॉल जैसे अन्य कोई विलायक अगर लेंगे तो वो ध्रुवीय कंपाउंड नहीं है। इसीलिए जो साबुन में जो आयंस हैं वो जाके उसके साथ बाइंड नहीं करते हैं, और इसी के कारण वो उसमें घुल नहीं पाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और उसमें झाग नहीं बनते हैं। अब इसी प्रकार बोला गया है कि कठोर जल को, हाँ एक और क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के सापेक्ष, या बोला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ऊर्जा देते हैं, बहुत ज्यादा अधिक ऊर्जा देते हैं, इसीलिए इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नोट द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बाबू कि कठोर जल को साबुन से उपचरित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए।
सिंपल सी बात है कि कठोर जल में झाग नहीं बनते हैं साबुन का। कैसे नहीं बनेगा, आओ देखते हैं। अगर हम बात करें कि साबुन का सूत्र था C17H35 COONA, अगर इसको 2 मोल ले लिया जाए तो मान लो कि हमने कहा कठोर जल, तो हम लिखेंगे कठोर जल। और कठोर जल में हमने कहा था कि वहां पे अशुद्धियां होगी, कैल्शियम मैग्नीशियम की उपस्थितियां अशुद्धियां होती हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मैग्नीशियम अगर उपस्थित हो गया, तो मैग्नीशियम उपस्थित होगा तो ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा 17C17H35 COOMG। और इस प्रकार जब ये जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद ये क्या करेगा बाबू, कि सिंपल सी बात है कि यहां से जुड़ने के बाद ये झाग नहीं उत्पन्न करने देगा, क्योंकि कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है, साबुन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर समझना है कि यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें, अच्छा कहने का मतलब यहां पर यह है कि लाल लिटमस पत्र लिया जाए तो लाल लिटमस पत्र जब लाल लिटमस पत्र पर अगर साबुन का झाग गिराया जाएगा तो उस समय साबुन के झाग लाल लिटमस पत्र को हल्का सा नीला कर देगा। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि लाल लिटमस पेपर पर इसे नीला कर देता है। तो कैसे करेगा, क्योंकि ये क्षार की तरह इसका प्रवृत्ति होता है और क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजनीकरण हमने कराया था और हमने कहा था हाइड्रोजनीकरण में कि देखो यहाँ पर ये H डबल बॉन्ड और ये H, हाइड्रोजनीकरण मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का जुड़ के ये क्या बन जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा हाइड्रोजन इसमें तो ये हो जाएगा ऐसे करके CH3 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 CH3, और इस प्रकार ये बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। और इसको हमने औषधियों के रूप में बताया था कि अगर आपको घी बनाना हो, वनस्पति घी, तो ऐसे ऐसे आराम से इसका उपयोग अनुप्रयोग किया जा सकता है। इसको लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर्स जो कि कार्बन एवं इसको यौगिक में आपको कराया गया है। फिर आपसे बात किया जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होता है। एक्चुअली संकलन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू, सिंपल सी बात आपको बोलेंगे, संकलन अभिक्रिया को एडिशनल रिएक्शन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 13, और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसमें किसमें संकलन अभिक्रिया होगा। तो CH2 ऑप्शन में यहां पे जो ऑप्शन है संकलन अभिक्रिया C2H2 एवं C3H6 में योग अभिक्रिया होगी, क्योंकि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आओ देखते हैं कि इसमें संकलन अभिक्रिया किसमें किसमें होगा। तो यहां पर देखो C2H2 है। अच्छा, संकलन अभिक्रिया कौन कौन देता है, हम पढ़ा चुके हैं कि संकलन अभिक्रिया वही देगा। देखो ये संकलन अभिक्रिया ही तो है, और संकलन अभिक्रिया मतलब एडिशनल रिएक्शन। यहाँ पे C2H4 है, यहाँ पर C2H4 नहीं है, C2H2 है। तो C2H2 जो हो गया ये आराम से संकलन अभिक्रिया दे देगा, और वहीं पे आपका C3H6 भी संकलन अभिक्रिया देगा। तो इसमें से 2 है, C2H2 और C3H6 संकलन अभिक्रिया देंगे। अब यहां से आपका 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। सिंपल सी बात है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करा के देख लेना कि कैसे ये दहन कर रहे हैं, और दहन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूर्ण रूप से जो जल जाएगा वो संतृप्त, और पूर्ण रूप से जो नहीं जलेगा उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि आपको समझाना पड़ेगा, और समझाते वक्त आपको साबुन का जो 2 छोर है, एक हाइड्रोफोबिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक, ये नेचर समझाना पड़ेगा, और कौन जाके गंदगी से चिपकेगा ये समझाना पड़ेगा, कैसे मिसेल का निर्माण होगा ये समझाना पड़ेगा, अगर हार्ड वाटर में कैसे स्कम का निर्माण होगा, ये आपको यहां लिखा हुआ था स्कम, वो स्कम का समझाना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इसमें देखो कितने आसान क्वेश्चन थे, और ये 15 क्वेश्चन मैंने ओरली करा दिए, 2-4 क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे कराया, बाकी आसानी से सारे क्वेश्चंस आपके ओरली हो गए। मतलब कि जो पढ़ाया गया है वहीं में से सब है, और सारा जो लेक्चर्स का समरूप आप देखो तो सारे लेक्चर्स जो आप रेगुलर किया होगा, जो बच्चा करा होगा, उसको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन जो आपने जिसने भी स्किप किया होगा लेक्चर्स, उनके लिए मुसीबत है भाई। तो मुसीबत तभी उत्पन्न होती है जब आप लेक्चर्स को सीरियसली नहीं लेते हो।
तो सीरियस लेके लेक्चर्स को देखो, समझो, सोचो, थॉट प्रोसेस क्रिएट करो, और यहां से आपका ये चैप्टर होता है स्वाहा। और हम अब बात करेंगे कल, और कल बात करेंगे हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अध्याय नंबर 5, और अध्याय का शुरुआत होगा 5 अध्याय का कल। तो हम लोग अब कल मिलते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, और आज के इस लेक्चर्स में पूरा कार्बन एवं उसके यौगिक का क्वेश्चंस पूरा करा दिया गया 1 से लेकर 15 तक। पूरा लेक्चर्स ध्यान से देख लेना, और पूरा लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से देख लिया तो 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चंस भी आपसे नहीं छूटेगा। अगर पूरा लेक्चर आपने नहीं देखा है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, अगर आपने थ्योरी ना पढ़ने के वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ये पूरा लेक्चर्स देख लोगे तो आपको थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, आराम से आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। सो मिलते हैं कल। सो थैंक यू बेल्सियंस।